सही है तो आपकी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जानी ही जानी है। आपको सेंचुरी बनानी ही है, आपकी सेंचुरी बन के रहेगी। आप लाइफ में सक्सेस होकर रहोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे इंपॉर्टेंट आज के घड़ी में आपका टाइम मैनेजमेंट है। Good afternoon, dear participants. आज हम how effective time management can bring a dramatic change in our life. आज इसी विषय पर हम एक संगोष्ठी, एक वेबिनार का हम आयोजन करने जा रहे हैं। आज इसी विषय पर डॉक्टर नरेंद्र जी शर्मा, जो आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि या मुख्य जिसे हम बोलेंगे रिसोर्स पर्सन है, जो आपसे आज बात करेंगे। मैं थोड़ा सा उनका जो परिचय है मैं करवा दूं। डॉक्टर नरेंद्र जी शर्मा, जो हायर एजुकेशन फील्ड में तकरीबन 33 साल की उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है। एक डायनेमिक, बहुत इनोवेटिव टीचर करके उनका एक सम्मान किया जाता है। डॉक्टर नरेंद्र जी शर्मा, इन्होंने 21 टेक्स्ट बुक्स आज तक पब्लिश किए हैं और वेरियस डिसिप्लिन जो उन्होंने जो टेक्स्ट बुक्स तैयार किए हैं, तो वो अलग अलग डिसिप्लिन से तैयार किए हैं। उनका एक जो एक्सपीरियंस है, टीचिंग का एक्सपीरियंस तो है ही, इसके अलावा उन्होंने जिसे हम टेक्स्ट पब्लिशिंग बोले या बुक पब्लिशिंग बोले, तो उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। वैसे ही एनवायरमेंटल स्टडीज करके एक जो बुक है उनकी, तो वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पब्लिश की है, जो आज रेफरेंस बुक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। सर ने बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस में या संगोष्ठी में उन्होंने अपना योगदान दिया है। और वैसे ही उनका एक आउटस्टैंडिंग या जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बोले या एक्सटेंशन एक्टिविटी बोले, तो वो जूलॉजी के टीचर होने के कारण उनका इंटरेस्ट एग्रीकल्चरल में ज़्यादा है। एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स है, फार्मिंग कम्युनिटी है, उनके लिए भी उनका योगदान बहुत बड़ा है। उनके लिए उन्होंने एपीकल्चर करके बहुत बड़ी एक, जिसे हम बोलते हैं कि एक मुहिम चलाई। देहातों में गए और लोगों को इकट्ठा करके एपीकल्चर का जो महत्व है उनके फार्मिंग में, वो उन्होंने उनको बताने की कोशिश की। उसके लिए उनको एक बड़ी सफलता भी मिली है, क्योंकि उनका जो काम है वो बहुत सराहनीय काम है। और उसकी जो, जिसे हम बोलते हैं कि हिज वर्क वाज नोटेड बाय फार्मिंग कम्युनिटी इन अ वेरी वेल वे। उसके बाद वॉर्बिकल्चर, इसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में फार्मर का जो ट्रेनिंग है, पर्टिकुलरली एपीकल्चर के बारे में, तो उनका बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र में रहा है। सर का एक एडवाइजरी बोर्ड जो है, जिसे हम इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लाइफ साइंसेस करके जो है, उस पर वो एडवाइजरी बोर्ड में एक मेंबर करके काम कर रहे हैं। सर को एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2017 का एक पुरस्कार भी मिला है। ऐसे सभी क्षेत्र में रुचि रखने वाले और जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट पर काफी कुछ काम किया है, काफी कुछ उनकी आइडियाज है, तो आपसे शेयर करने के लिए वो उत्सुक है। आपको कुछ सजेशंस भी होंगी, प्रॉब्लम्स भी होंगी, डिफिकल्टीज भी होंगी, क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके चैट बॉक्स में आप सभी आपकी जो क्वेश्चंस है वो आप नोट करिए या अपने चैट बॉक्स में उसको अपना स्टोर करिए। प्रोग्राम के बाद में या उनका लेक्चर होने के बाद में वो आपसे उसी सभी क्वेश्चंस का, सभी जो आपके सुझाव होंगे उसके बारे में वो आपसे बात करेंगे। धन्यवाद मिस्टर डी एस पाटिल सर, आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज के इस वेबिनार में
जो हमारे प्राचार्यगण, पेरेंट्स और मेरे सहयोगी प्राध्यापक इसमें जुड़े हैं, मैं उनका सभी का स्वागत करता हूं। इसी तरह आज जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं का भी स्वागत करता हूं। और इस वेबिनार की हम शुरुआत करते हैं। हाउ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव योर लर्निंग ड्रामेटिकली। तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा इंप्रूव होगा, हाउ इट कैन इंप्रूव। आप पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन समय का प्रबंध हमारे पास नहीं होता है, और समय का प्रबंध नहीं होने की वजह से बहुत सी बार क्या होता है कि हम अपना जो पढ़ाई है वो पूरा नहीं कर पाते, कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हमारे छूट जाते हैं। और इसीलिए व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट, ये तो बहुत जरूरी है ना। क्यों ना हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचिए। इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, हर कोई ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, टाइम क्यों नहीं है आपके पास? टाइम होना चाहिए, लेकिन टाइम क्यों नहीं है? तो आप अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो? वेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम है। हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं होता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट जो है, सो गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल हेल्प स्टूडेंट प्रायोरिटी टास्क सो दे आर एबल टू कंप्लीट स्कूल वर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम। तो आपका जो स्कूल का जो वर्क है, जो असाइनमेंट है, वो इन टाइम ये पूरा होना चाहिए, समय के अंदर। मान लो कि आपको 2 दिन का समय दिया है, तो आपको वो 1.5 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। यानी आप इस तरह से अपना टाइम सेटअप करें कि आप अपना पढ़ाई, अपना असाइनमेंट, अपने होमवर्क समय के साथ पूरा कर ले। सो टाइम मैनेजमेंट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग आउट योर अवेलेबल टाइम एंड कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड ऑन स्पेसिफिक टास्क। जो स्पेसिफिक टास्क आपके पास है, उस स्पेसिफिक टास्क के ऊपर आपको कुछ स्ट्रेटेजी लेकर, कुछ प्लानिंग लेकर, कुछ योजनाएं लेकर आपको वो पूरा करना है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है, समय का जो प्रबंधन है, वो समय का प्रबंधन हमें साथ में लेकर चलना है। तो समय के प्रबंधन के साथ, और इसी के साथ में आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड लोअर लेवल ऑफ एंग्जाइटी यानी चिड़चिड़ापन। बहुत सी बार क्या होता है कि हम अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम गुस्सा करने लगते हैं, और वो गुस्सा हम हमारे नजदीकी लोगों के ऊपर उतारते हैं। अब नजदीकी लोग कौन है? तो हमसे जो छोटे हैं, घर में हमारे छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, या बहुत सी बार हम मदर के ऊपर भी उसका गुस्सा निकाल देते हैं कि मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ, मेरा वो काम पूरा नहीं हुआ। भाई, क्यों पूरा नहीं हुआ? ऐसी क्या अड़चने आपको आ गई कि जो आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि आपने टाइम को मैनेज नहीं किया, टाइम का प्रबंधन आपके पास नहीं है, और टाइम का प्रबंधन आपके पास नहीं होने की वजह से आपका टास्क जो है, इंपॉर्टेंट टास्क जो है, वो आप पूरा नहीं कर सके। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल हेल्प स्टूडेंट प्रायोरिटी टास्क सो दे आर एबल टू कंप्लीट स्कूल वर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम। तो आपको अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए, अपना जो होमवर्क है उसको पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट आपको सेट करना जरूरी है। और इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया तो आप लाइफ के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। मैंने यही किया, सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, सफल लोग यही करते हैं। वो समय के साथ चलते हैं, अपना हर काम समय पर पूरा करते हैं, और समय पर काम पूरा हो जाए तो आपको स्पेयर टाइम मिलता है और कुछ काम करने के लिए। देखिए, हमारे पास समय जो है, पूरे दिन का समय जो है वो 24 घंटे का, 24 आवर्स का समय हमारे पास है, और इस समय के अंदर आपको एक दिन की सारी एक्टिविटीज जो है वो पूरी करनी है। सो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट
कम समय में अधिक अध्ययन पूरा करने में मदद करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, इसके बारे में मैं एक चार्ट आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो उसके जरिए अगर आप टाइम मैनेजमेंट पूरा कर लेते हैं तो आपको ये अध्ययन पूरा करने में मदद करेगा। और जैसे ही आपका अध्ययन पूरा हो जाता है, आप अध्ययन पूरी तरह से कर ले तो इन टाइम, ये नहीं कि आप एग्जाम के दिन है, कल सुबह हमारी एग्जाम है और आप रात में 12-12 बजे तक पढ़ रहे हो, नहीं, गलत है, ये पूरी तरह रॉन्ग है। आपको एक दिन पहले सारा तैयारी करके रात के 8 बजे सो जाना है और सुबह 10 बजे उठ के एग्जाम को चले जाना है। इस तरह की तैयारी आपकी चाहिए। ये नहीं कि आप सुबह एग्जाम में जा रहे हो और 10 बजे तक, 11 बजे का पेपर है और 10 बजे तक आप किताबों के पन्ने जो है वो पलटा रहे हो, नहीं, इसे आप अध्ययन नहीं कह सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपका अध्ययन समय से पहले पूरा होना चाहिए। और इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लो कि आपको कोई असाइनमेंट आपको पूरा करना है और वो असाइनमेंट का जो डेट है वो फ्राइडे की है, कि फ्राइडे के दिन आपको कोई असाइनमेंट पूरा करके आपको स्कूल में देना है। और वो असाइनमेंट अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ पूरा नहीं कर सकते हैं तो वो आपका पूरा नहीं होगा। पूरा नहीं होगा तो आपको एंजाइटी होगी, चिड़चिड़ापन आएगा। तो इसी वजह से आपको इन टाइम कि भाई हमको सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात में क्या करना है, कितने घंटे सोना है, इन सारी बातों का टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, समय का प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। सो एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम आल्सो रिड्यूस स्ट्रेस एज स्टूडेंट टिक ऑफ आइटम फ्रॉम देयर टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बोले तो क्या, आज हमें क्या करना है, ये लिस्ट हमको बनानी है, ये लिस्ट हमको एक दिन पहले बनानी है। यानी कल मंडे है, आज संडे, कल मंडे है, तो मंडे के दिन हमको सुबह से शाम तक क्या वर्क करना है, ये टू डू लिस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप टू डू लिस्ट बनाइए, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप अपना समय जो है, अपना काम टाइम मैनेजमेंट के जरिए समय पर पूरा करने के लिए, अगर आपका काम जो स्कूल वर्क है, होम वर्क है, वो समय पर अगर पूरा होता है तो आप स्पेयर टाइम निकाल सकते हैं। और स्पेयर टाइम के लिए आपकी जो महत्वपूर्ण गतिविधियां, और भी महत्वपूर्ण गतिविधियां होती है, हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे पढ़ाई के व्यतिरिक्त आपका ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। आपने जो पढ़ाई की है उसको ग्रुप के अंदर आप डिस्कस करें, अपने मित्रों के साथ बैठिए, ना कि आप वीडियो गेम खेलते रहे और चैटिंग करते रहे। आपको खेलना चाहिए, खेल बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो ये काम भी, पढ़ाई के अलावा ये काम भी आपको बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको पूरे दिन का टाइम जो है, टू डू लिस्ट जो है वो बनानी बहुत जरूरी है। अधिकांश छात्र क्या करते हैं कि जैसे ही वो सेमेस्टर के अंदर एंट्री लेते हैं, देखिए अभी ये नया पैटर्न जो आया है सीबीएसई का, तो कोरोना की वजह से ये महामारी फैली है, ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। और आज सीबीएसई ने एक नया पैटर्न जो है इसी मंथ में लॉन्च किया है। हमारी टीम ने आपके साथ इसको शेयर भी किया है कि आपकी जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में होगी। पहला पार्ट जो है वो अभी जून महीने से लेके तो नवंबर महीने तक है। यानी आपके पास समय क्या है, जून का महीना तो चले गया, जुलाई महीने से लेके तो नवंबर महीने तक, जुलाई के भी आज 18-19 तारीख आ गई है, आधा महीना निकल चुका है और नवंबर तक आपके पास समय है। आज आप ये वेबिनार सुनने के बाद आप अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो सेट करेंगे। और इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने पास कुछ पेज और पेन लेकर बैठिए। जो जो बातें मैं इसमें आपको बताने वाला हूं, जो जो स्किल मैं आपको बताने वाला हूं, उन स्किल को आप लिखते जाइए और उसके हिसाब से आपको अपना टाइम जो है उसका प्रबंधन करना है, टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको करना है। तो होता क्या है कि अब ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ये हम इसको बोलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर जो जुलाई से नवंबर तक का टाइम अभी आपके पास है, इस टाइम को आप किस तरह से डिवाइड करोगे। आपके पास जो सब्जेक्ट हैं तो मैथमेटिक्स है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, लैंग्वेजेस है, एक्सेट्रा, जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, तो उन सब्जेक्ट को आपको
डिवाइड करना है, इस टाइम के अंदर डिवाइड करना है। ये पूरा सिलेबस एक टर्म के अंदर आपको डिवाइड करना है कि इस टर्म के अंदर मुझे इतना सिलेबस कवर करना है। तो इसको आप कैसे कवर करोगे? तो ये आपके टाइम मैनेजमेंट के साथ कवर होगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये किस तरह से आपकी जो पढ़ाई है वो आप पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, 24 आवर्स आपके हाथ में है, उससे ज्यादा आवर्स तो आपके पास है नहीं। सप्ताह में 7 दिन आपके पास है, मंडे से लेके संडे तक। और एक सेमेस्टर जो एक अवधि में आपको बता रहा हूं, जुलाई से लेके तो नवंबर तक आपके पास 3 या 3.5 महीने यानी 90 दिन है। अब आप ये देखिए कि 90 से 100 दिन के अंदर आपको आपके जो भी 7-8 जो भी सब्जेक्ट हैं उनको डिवाइड करना है, और डिवाइड करके आपको सिलेबस डिवाइड करना है। किस तरह से डिवाइड होगा, ये किस तरह से होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको शैक्षणिक सफलता प्राप्त करने के लिए आपको दैनिक, साप्ताहिक और सेमेस्टर के आधार पर अपने स्टडी का सावधानी पूर्वक, वेरी केयरफुली आपको टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप हमारी क्या आती है कि एक टर्म कैलेंडर आप तैयार करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आपकी जो टर्म है वो टर्म आपकी शुरू होगी अभी जून महीने से। हम इसको जुलाई से मानकर चलते हैं कि अब जून का महीना चलेगा, जुलाई से मानकर चलते हैं कि प्रिपेयर योर टर्म कैलेंडर। तो हम इसको क्या करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो अभी सीबीएसई ने डिक्लेयर नहीं किया है, रिड्यूस सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन जैसे ही वो डिक्लेयर होगा आपको ये सिलेबस, हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको 3 महीने के अंदर नवंबर महीने तक उसको डिवाइड करना है कि जैसे ही नवंबर महीने में एग्जाम आएगी उसके 2 दिन पहले आपका सिलेबस बिल्कुल प्रिपेयर चाहिए, रेडी चाहिए। तो इसके लिए आपको टर्म कैलेंडर बनाना बहुत जरूरी है। सो एट द स्टार्ट ऑफ ईच न्यू टर्म, बिफोर यू गेट हेवीली इन्वॉल्व इन योर स्टडीज, तो क्या होता है कि हम टीचर लोग हैं, हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, कितने बच्चे उसके ऊपर सीरियसली पढ़ाई करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी आपकी पढ़ाई उस पर होती है, उस पढ़ाई के दौरान आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, 4 घंटा 6 घंटा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, और कंटिन्यूअस उसके ऊपर, वो छोटे से स्क्रीन के ऊपर, उस मोबाइल के ऊपर आप देख देख के एक तरह का बॉदरेशन आपको उसके ऊपर आ जाता है। तो आपको इस तरह से अपना टाइम जो है वो सेटअप करना है कि स्कूल आवर का टाइम देने के बाद जो टाइम आपका बचता है उसमें आपको होमवर्क करना है, असाइनमेंट करना है, प्रोजेक्ट करना है, साइंस एग्जीबिशन के कुछ मॉडल्स आपको बनाने हैं, आपकी टेस्ट की तैयारी आपको करनी है। ये सारी बातें जो है वो बचे हुए टाइम में करनी है। स्कूल आवर्स के बाद, यानी आपका 4-6 घंटे का समय जाने के बाद आपको ये टाइम और उसको देना है। और इसी के साथ आपको खेलना भी है, आपको और भी कुछ जो आपकी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं उसको आपको पूरा करना है। उसके लिए भी आपको समय चाहिए, आपको सोने के लिए समय चाहिए, खाने के लिए समय चाहिए, नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए समय चाहिए। इन सब बातों का हमको टाइम टेबल बनाना, इसको मैनेज करना, ये बहुत जरूरी है। तो ये हमारा दैनिक से शुरू होगा, उसके बाद वीकली शुरू होगा, उसके बाद टर्म के ऊपर हम आएंगे। तो पहले हम आपको बात करते हैं कि टर्म मैनेजमेंट को आपको डिवाइड करना होगा 3 महीने के लिए, और इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आपके असाइनमेंट है विद देयर ड्यू डेट्स, जो भी डेट्स आपको मिलती है विद इन अ टाइम, इसको ये असाइनमेंट आपको पूरे करने हैं। आपके टेस्ट होते हैं, टेस्ट की तैयारी आपको करनी होती है, आपके सेमिनार होते हैं, आपके ग्रुप डिस्कशन होते हैं, उसकी तैयारी आपको करनी है, इन टाइम वो भी आपको पूरी करनी है। और ऑल स्कूल एक्टिविटीज जैसे खेल कूद है, प्रोजेक्ट्स हैं, साइंस एग्जीबिशन के कुछ मॉड्यूल्स आपको बनाने हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें उसमें जुड़ी हुई हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे शैक्षणिक के अलावा हम वो करते हैं, स्कूल वाले हमसे करवाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई साइंस एग्जीबिशन के मॉड्यूल्स आपको बनवाने हैं, तो ये साइंस एग्जीबिशन के मॉड्यूल्स बनवाने के लिए आपको समय चाहिए। तो इन सब के लिए आपको मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए
आपको हर टर्म का एक कैलेंडर आपको बनाना है, और जैसे ही आप टर्म के कैलेंडर की शुरुआत करोगे तो इसी के साथ आपको वीकली कैलेंडर भी बनवाना है। यानी देखिए, पहले मैंने आपको बताया टर्म कैलेंडर, यानी वो आपके हाथ में 90 या 100 दिन है। आप 7 सब्जेक्ट उस 100 दिन के अंदर आप उसको डिवाइड करोगे। फर्स्ट टर्म में हमको इतना सिलेबस कवर करना है। मान लो कि लाइफ साइंसेस के अंदर आपके 6 चैप्टर है और फर्स्ट टर्म के अंदर 3 चैप्टर है और सेकंड टर्म के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। तो ये 3 चैप्टर, तो पहला चैप्टर आपको पहले मंथ में पूरा करना है, दूसरा चैप्टर आपको दूसरे मंथ में पूरा करना है, तीसरा चैप्टर आपको तीसरे मंथ में पूरा करना है। उसी तरह आप मैथमेटिक्स का ले लीजिए, फिजिक्स का ले लीजिए, या बॉटनी का ले लीजिए, या फिर हिस्ट्री का ले लीजिए, ज्योग्राफी का ले लीजिए, इकोनॉमिक्स का ले लीजिए, सोशल साइंस का ले लीजिए, या तो फिर लिटरेचर का ले लीजिए। इन सारे सब्जेक्ट्स का इसी तरह आपको डिवाइडेशन करना है, इसको टुकड़ों में बांटना है। तो इसको हम कहेंगे वीकली कैलेंडर, कि 8 दिन में मुझे कितना पढ़ाई करना है। अभी हमारे टीचर ने क्या पढ़ाना शुरू किया है, मान लो कि लाइफ साइंसेस का आपको पहला चैप्टर पढ़ाना शुरू किया है, लाइफ साइंसेस का पहला यूनिट आपको पढ़ाना शुरू किया है, तो आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है कि आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, आपको उसके अंदर रेस्पिरेशन पढ़ना है, या सर ने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना शुरू किया है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाना शुरू किया है, या नर्वस सिस्टम पढ़ाना शुरू किया, जो भी है, तो आपको उस वीक के अंदर वो सिस्टम पूरी करके तैयार कर लेनी है। रियल नंबर आपको पढ़ाना सर ने शुरू किया है मैथमेटिक्स के अंदर, या रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ाना सर ने शुरू किया है, तो वो आपको पूरा कर लेना है। तो उस वीक के अंदर उसकी पढ़ाई हो जानी चाहिए, बाद में उसको रिवीजन के लिए छोड़ दो। पढ़ाई किस तरह से करनी है ये एक अलग विषय है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम टाइम के बारे में बात कर ले कि किस तरह से आपको ये टाइम मैनेज करना है। पूरा टाइम मैनेज करने के लिए आपको कैलेंडर साथ में लेकर बैठना पड़ेगा। इसके साथ आपका ये वीकली जो कैलेंडर बनेगा, ये वीकली कैलेंडर बनने के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो आपका जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे, आपकी जो पढ़ाई है वो जटिल होती जाएगी। तो सप्ताह के बाद ये सप्ताह का कैलेंडर आपका बन गया कि मंडे को आपको क्या करना है। ये मैं चार्ट आपको दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, रेडीमेड आपको मैं दे रहा हूँ। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आप अपने तरीके से इसमें बदलाव कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए मुझसे, मैं आपको आखिर में किस तरह से ये सारा प्लानिंग आपको बनाना है, ये बात अभी आप बात समझ लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपको टर्म का कैलेंडर बनवाना है, आपको वीकली कैलेंडर बनवाना है, और इसी के साथ आपको पर डे का कैलेंडर भी बनवाना है। तो सुबह से लेके तो शाम तक, सुबह के 6 बजे से लेके या सुबह के 5 बजे, जब भी आप उठ रहे हो, जब भी आप नींद से जागते हो, तब से लेकर तो रात के सोने तक का कैलेंडर आपको बनवाना है कि मुझे इस दिन में ये एक्टिविटीज करनी है। तो इसके लिए मैंने सबसे शुरू में आपसे कहा था कि टू डू की लिस्ट आप बनाइए। ये जो टू डू की लिस्ट है, ये टू डू की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज के दिन हमको क्या काम करना है ये आपको बताते जाएगी। हम ऐसे तो भाई याद रख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, नहीं होता है। ये इस तरह से नहीं होगा, आपको लिख के रखना होगा कि इस वक्त हमको यही करना है। टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है ना, कोई वक्त आपको आधा घंटा पौन घंटा इधर उधर हो सकता है कि मान लो आपने स्टडी का टाइम दिया है कि भाई मैं 8 बजे से तो 10 बजे तक पढ़ाई करूंगा, तो हो सकता है कि आपकी पढ़ाई 9:30 बजे पूरी हो जाए, आधा घंटा पहले ही पूरी हो जाए, या आपको आधा घंटा ज्यादा लग सकता है। तो आपको आधे घंटे की फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, लेकिन उसी शेड्यूल के अंदर आपको ये पढ़ाई जो है, आपके जो टास्क है, जो इम्पोर्टेंट टास्क है, वो आपको पूरा करना है। तो आपके टर्म मैनेजमेंट के साथ वीकली टर्म कैलेंडर के साथ वीकली कैलेंडर आ गया, आपका डे टू डे कैलेंडर आपका आ गया, और इसी के साथ आपको जो असाइनमेंट आपको जो दिए जाते हैं, जो अध्ययन सत्र के अंदर जो असाइनमेंट दिए जाते हैं, जो वर्क ग्रुप के अंदर जो प्रोजेक्ट आपको दिए जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो समय है जो आपको देना है। और ये सारे काम जो हैं, जैसे असाइनमेंट है, होमवर्क है, प्रोजेक्ट है, कुछ साइंस एग्जीबिशन के मॉड्यूल्स हैं, ये आपको स्कूल आवर्स में नहीं पूरे करने हैं, ये आपको स्कूल आवर्स के बाद पूरे करने हैं।
पर्टिकुलरली असाइनमेंट के बारे में क्या होता है कि हम 4-6 घंटा स्कूल में जाकर आते हैं, या अभी तो खैर स्कूल चल नहीं रही है, कोरोना की वजह से सारे स्कूल बंद है, लेकिन हम घर पे पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हमारी चल रही है, और 4-6 घंटा हम मोबाइल के ऊपर एक जैसा पढ़ने के बाद थोड़ा सा हमें इरिटेट हम हो जाते हैं और थक जाते हैं। तो क्या करते हैं हम कि भाई ये बचा हुआ जो काम है इसको कल पूरा कर लेंगे ना, कभी मत करना। ये आज आपको असाइनमेंट मिला है तो आज का असाइनमेंट आज ही पूरा करना है, भले ही आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा सो लें, नींद ले लें, आप बाहर खेल कर आए, आप फ्रेश हो जाएं, लेकिन आज का काम आज ही करें। एक कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो कल का काम जो है वो कल पर छोड़िए, आज का काम आपको आज ही पूरा करना है। तो मित्रों, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और टाइम का जो वैल्यू है उसको जानिएगा। अगर टाइम की वैल्यू आपने पकड़ ली, देखिए अभी अभी हमारी एक टीम जो है वो ओलंपिक के लिए रवाना हुई है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको शुभेच्छा दी है और पूरे इंडिया में एक कैंपेन चला है कि भी उनको शुभेच्छा दी जाए। भाई ये लोग जो गए हैं ओलंपिक के लिए गए हैं, पता है आपको, ये लोग सिर्फ 2-2 सेकंड के लिए झगड़ते हैं। 2 सेकंड, आप पल के झपकारो तो 5 सेकंड लगते हैं, उससे भी कम समय में माइक्रो सेकंड के अंदर इसका रिजल्ट निकलता है। गोल्ड मेडल के लिए सारे लड़ झगड़ रहे हैं कि भाई मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, टारगेट है उनके पास। आपको भी वो टारगेट रखना है, आपको वो लक्ष्य लेके चलना है कि मुझे क्या करना है, मुझे लाइफ में क्या बनना है। लक्ष्य आपका होना जरूरी है। अगर लक्ष्य के ऊपर आपने नजर रख ली तो आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। तो आपको यह करना है कि आज मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, 9th स्टैंडर्ड में हूँ, 8th स्टैंडर्ड में हूँ और मुझे मेरा ये सारा टास्क इसी साल पूरा करना है, अच्छे तरीके से पूरा करना है। मुझे जो भी सिलेबस है वो भी समझ लेना है। 8th का सिलेबस अगर मैंने समझ लिया तो 9th में काम में आएगा, 9th का सिलेबस अगर मैंने समझ लिया तो 10th में काम में आएगा। धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये सिलेबस की जटिलता, ये अध्ययन प्रक्रिया जटिल होते जाती है। और आपका अगर फाउंडेशन अच्छा है, फाउंडेशन का मतलब है कि भाई जो आपने निचले वर्गों में जो पढ़ाई की है वो आपकी अच्छी तरह से हुई है, तो ऊपर की क्लास की पढ़ाई करने में आपको आसानी जाएगी। ये कब पॉसिबल है? जब आप सही समय पे सही तरीके से पढ़ाई पूरी कर लोगे। सही समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्रिकेट देखते होंगे, देखिए, और जब भी सचिन तेंदुलकर जी खेलने के लिए आते थे और वो कोई शॉट लगाते थे, चाहे 4 लगा दिया या 6 लगा दिया, तो सबसे पहला सेंटेंस आपके कानों पे गिरता है कमेंटेटर का। कमेंटेटर क्या कहता है? सही टाइमिंग, सही फुटवर्क और सही कलाइयों का उपयोग करते हुए गेंद को मोड़ दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। अरे सही टाइमिंग बहुत जरूरी है। सचिन तेंदुलकर जी को यह पता होता था कि सामने वाला गेंद किस दिशा में डालेगा और कितने समय पे वो मेरे बैट के ऊपर आएगी। अगर उन्हें ये पता है कि वो कितने समय पे बैट पे आएगी और कब मुझे बल्ला घुमाना है और किस एंगल में घुमाना है जिससे ये गेंद 4 रन के लिए या 6 रन के लिए जाएगी, या मैं कम से कम 2 रन तो भी निकाल लूं, तो ये टारगेट होता है, ये समय होता है। ये अगर सही समय आपने पकड़ लिया तो बिल्कुल आपका सिक्सर लगना ही लगना है। लेकिन अगर आप चूक गए, जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने टाइम मिस किया, डंडी गुल, डायरेक्ट डंडी गुल होती है, क्लीन बोल्ड। तो हमें क्लीन बोल्ड नहीं होना है, हमको 6 लगाना है, हमको सेंचुरी बनाना है। सचिन तेंदुलकर जी ने ऐसी ही सेंचुरी नहीं बनाई, 100 सेंचुरियां उन्होंने बनाई है, ऐसी नहीं बनाई, टाइम के बल पर। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल आपको दिया है कि हमारे ये जो खिलाड़ी आज ओलंपिक के लिए गए हैं, 1-1 सेकंड के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अरे भाई तैरना है तो तैरने का समय कितना है? हमारा पिछले ओलंपिक का रिकॉर्ड क्या है?
हमको रिले में दौड़ना है तो रिले की हमारी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कितने समय के अंदर, 8 सेकंड के अंदर अगर हमको ये करना है। जैसे आपको हुसैन बोल्ट का नाम याद होगा, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो हवा से बातें करते हुए दौड़ते थे, तो वो रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। अगर उस रिकॉर्ड को तोड़ना है, जो उनका 0.8 का जो समय है, उसको अगर आपको तोड़ना है तो 0.8 तो आपको 0.799 मिनट में आपको वो पूरा करना है, सेकंड में आपको पूरा करना है। वो जो दूरी है 100 मीटर की दूरी है, वो इतने कम समय में पूरी करनी है। उसके लिए आपको प्रयास करना जरूरी है। तो प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रयास आप कब करोगे? जब आपके पास पर्याप्त समय होगा। पर्याप्त समय है, आज आपके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि अभी एग्जाम नवंबर महीने में, आपके पास पर्याप्त समय है और इस समय को आप डिवाइड कर लोगे, आपको इसको ब्लॉक्स में डाल दोगे, तो आप सही तरीके से पढ़ाई कर सकते हो और आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। तो आपका देखिए वीकली टर्म कैलेंडर आपका बन चुका है, आपने उसको बनवा लिया। कैसे बनवाना है मैं आपको बता रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको किस तरह तैयार करें, वो चार्ट मैं आपको बताऊंगा। उसके जरिए आपका ये टर्म कैलेंडर, वीकली कैलेंडर और डेली कैलेंडर आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब देखिए टर्म कैलेंडर आपने बनवा लिया। टर्म कैलेंडर में आपने लिख लिया कि भाई मुझे फलाने फलाने जो सब्जेक्ट है वो मुझे इस तरीके से पूरे करने हैं, होमवर्क मुझे इस तरह से पूरे करने हैं, असाइनमेंट मुझे इस तरह से पूरे करने हैं। वही आपने वीकली कैलेंडर के ऊपर भी लिख लिया, डेली के कैलेंडर के ऊपर भी लिख लिया। और आप अपने लक्ष्य को, अब आप देखेंगे कि जैसे ही आपका ये माइक्रो टाइम टेबल बन के तैयार हो गया, आपका खुद का शेड्यूल अगर बन के तैयार हो गया, तो आप ये देखोगे एट द एंड ऑफ टर्म आप पूरी तरह से जो है आश्वस्त हो जाओगे। और देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता होगा कि आपकी जो आइडियाज है उसको आपने प्लान में बदल दिया और आपके जो प्लान है उसको आपने एक्शन में बदल दिया। तो आइडिया के बाद प्लान और प्लान के बाद एक्शन। तो पूरे प्लानिंग के साथ आपको एक्शन में आना है और आपकी आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। मेरा दावा है कि जो मैं चार्ट आपको दूंगा अभी, उस चार्ट के जरिए, जो ये बातें मैंने आपको बताई है, उस चार्ट के जरिए मैं वीकली टाइम टेबल आपको दे रहा हूँ। वीक के का कन्वर्शन आप डेली के दैनिक कैलेंडर के अंदर और टर्म कैलेंडर के अंदर आप कर लीजिए। मेरा दावा है आप 90 प्लस के नीचे नहीं आओगे, श्योर शॉट आप 90 प्लस कर ही लोगे, अगर जिस तरीके से हम पढ़ाई का तरीका आपको बताते हैं। क्योंकि जैसे अभी देखिए कि पहला वेबिनार आपने सुना है डॉक्टर अनिल कुमार जी का, सेकंड वेबिनार आपने सुना है डॉक्टर शीतल शर्मा जी का। उन्होंने ये कहा था कि भाई आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। उन्होंने 5 स्किल आपको बताए थे और उस 5 स्किल के ऊपर आप चलते हो और उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ देते हो, तो आपको सही तरीके से पढ़ाई आपकी पूरी हो जाएगी। और यही बात डॉक्टर शीतल शर्मा जी ने भी आपको बताए थे कि आप ऊपर से कैसे दिखते हो उससे कोई मतलब नहीं। देखिए पेंसिल का एग्जांपल उन्होंने दिया था कि पेंसिल, अलग अलग तरीके की पेंसिल उन्होंने आपको बताई थी और उस पेंसिल के बारे में कि भाई कुछ जो है वो दांतों से उसको कुरेद दिया था, कुछ छोटी थी या कुछ के कलर अलग थे वगैरह वगैरह। लेकिन इनर जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्या है, उसकी लिखावट कैसी, उसके अंदर जो कार्बन है वो मायने रखता है। कार्बन कैसा है, ऊपर से पेंसिल कैसी दिखती है इट डजंट मैटर। अरे वो बहुत महंगी है, 10 रुपए वाली पेंसिल है और एक 2 रुपए वाली पेंसिल है, लेकिन 10 रुपए वाली पेंसिल लिख नहीं पा रही है, उसका कार्बन जो है वो गहरा नहीं है, उसकी जो लिखावट है वो गहरी नहीं आ रही है, वो फीकी आ रही है जी, की जो 2 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक जो है पूछ जाएगी, कागज के ऊपर से नष्ट हो जाएगी। और एक 5 रुपए की पेंसिल है जो सही तरीके से लिख रही है, तो 5 रुपए वाली पेंसिल काम की है, क्योंकि उसकी इनर जो कार्बन है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो इनर जो साउल है वो महत्व रखता है, आपका जो मस्तिष्क है वो इंपॉर्टेंट है। आप कैसे दिखते हो इसके लिए कोई मायने नहीं कि भाई आपने कौन से कपड़े पहने हैं या आप दिखने में कैसे हो, इससे कोई मैटर नहीं करता।
देखिए एक वर्ड जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि भाई मैं कैसे दिखता हूँ ये कोई मायने नहीं रखता है, आदमी कैसे दिखता है ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अंदर से उसका मन कितना सुंदर है इसके ऊपर वो मायने करता है। तो आदमी का मन बहुत सुंदर है, आदमी का मस्तिष्क बहुत तेज है, तो वो पढ़ाई में आगे जा सकता है। तेज सबके पास है, मस्तिष्क सबके पास दिया है, दिमाग सबके पास है, इंटेलिजेंस सबके पास है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है ये हर कोई अलग अलग तरीके से करता है। हमारे हाथों की 5 उंगलियां जो एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। भाई क्यों एक जैसी नहीं है? इनको भगवान को एक जैसी रखने में क्या दिक्कत थी? एक छोटी एक बड़ी क्यों कर दी? अरे भाई आपका अंगूठा नहीं है, ये अंगूठा नहीं है, तो आप ये लिख पाओगे क्या? सही तरीके से लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो ये अंगूठा जो है वो पकड़ने का काम करता है, बिना अंगूठे के आप चीज को अच्छी तरह से पकड़ नहीं सकते हो। तो हर उंगली का एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरह इस पढ़ाई के लिए आपको सभी बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, आपको स्टडी स्किल भी देखना है, आपको जो आपका आइडियाज है उसको भी आपको इम्प्लीमेंट करनी है, वगैरह वगैरह। तो एक बार जब आप टर्म कैलेंडर, साप्ताहिक कार्यक्रम और दैनिक कार्यक्रम विकसित कर लेते हैं तो आपकी अलग अलग रणनीतियां होनी चाहिए। देखिए अभी इसमें प्लानिंग कैसे कैसे बनता है ये तो आपने बनवा लिया, अब इसकी रणनीतियां क्या है? देखिए सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण करना, गोल सेटिंग। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थी मित्रों, गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या करना है, लाइफ के अंदर क्या बनना है। तो आप सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, गोल सेटिंग कर लीजिए। फिर मैं आपको एग्जांपल ओलंपिक का दूंगा कि ये जो हमारी टीम गई हुई है ये सबका गोल सेट है, इनको सबको गोल्ड मेडल लाना है। ये यही सोचकर यहाँ से गए हैं कि मुझे गोल्ड मेडल लाना है। वो ब्रांज मॉडल के बारे में सोचते ही नहीं है। भाई गोल्ड नहीं मिला तो सिल्वर मिल जाएगा, सिल्वर नहीं मिला तो ब्रांज मिल जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन उनका टारगेट गोल्ड होता है। हर किसी प्लेयर का टारगेट गोल्ड होता है। तो टारगेट दिया हुआ है, मान लो कि वनडे मैच चल रही है, क्रिकेट की मैच चल रही है और उस वनडे मैच में पहली टीम चलती है और वो टारगेट दे देती है कि भाई आपको 220 रन बनाने हैं, 250 रन बनाने हैं, 350 रन। तो सेकंड जो टीम होती है उनके लिए टारगेट फिक्स होगा है कि भाई मुझे 276 रन बनाने हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर आता है लक्ष्य 276 रन का है, टारगेट 276 रन का है। तो ये जो टारगेट है, ये अगर टारगेट आपको मिल जाए तो आपको कितने ओवर्स के अंदर कितने रन बनाने हैं, कितने ओवर के अंदर कितने रन बनाने हैं, और वो ओवर आपको उसी समय में डालने, उस ओवर्स के अंदर डालने हैं जितने घंटे वो खेल चलेगा। अगर उसके ऊपर अगर आपके ओवर्स डाले जाते हैं तो उनको उस टीम को फाइंड मिलता है। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, उस टाइम के अंदर आपको ये पूरा करना है। तो ये अलग अलग एग्जांपल के जरिए आपकी बात समझ में आ रही होगी कि लक्ष्य निर्धारण करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लक्ष्य नहीं है, आपको कहीं बाहर जाना है, बस आप ऐसे थोड़ी है कि बिना लक्ष्य के किसी भी बस में जाके बैठ गए और बस चल दी और आप चल दिए। अरे भाई आपको कहाँ जाना है? आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप दिल्ली से मुंबई वाली ही ट्रेन में बैठोगे ना, कि किसी भी ट्रेन में जाके बैठ जाओगे और चले जाओगे। आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो आप क्या सऊदी अरेबिया के एरोप्लेन में बैठ जाओगे ना? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, तो आपको एक टारगेट फिक्स करना है। तो सबसे पहले तो आप टारगेट लिख लीजिए। अरे भाई सोचने में क्या जाता है, आपको क्या बनना है? मुझे प्रोफेसर बनना है। आप सोच लीजिए ना, मुझे प्रोफेसर बनना है। देखिए बचपन में हमको हमारे माता पिता पूछते थे कि आपको क्या बनना है, तो हम जो भी हमारे सामने जो व्यक्तिमत्व होता था हम उसी का नाम ले देते थे। जैसे पुलिस वाला दिख गया तो मुझे पुलिस वाला बनना है, एरोप्लेन उड़ते हुए दिखा तो हम कहते हैं कि मुझे पायलट बनना है। तो इस तरह से आप जो है टारगेट निर्धारित करते थे बचपन के अंदर, लेकिन जैसे आप बड़े होते हो आपको आपकी कैपेबिलिटी जो है पता चलती है कि मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में, मैं क्या बन सकता हूँ, और उस हिसाब से आपकी लाइकिंग भी बनते जाती है। तो आपका टारगेट जो है वो पहले आप फिक्स कर लीजिए। अभी आप 8th स्टैंडर्ड में हो, 9th स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, तो अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देना। आपका जो अभी एवरेज है वो 70 होगा, 80 होगा या 85% होगा। बस मुझे
100% लाने हैं। मैं क्यों नहीं सोचता हूँ 100% के बारे में? आप ये क्यों सोचते हो कि मुझे 100% नहीं मिलेंगे? वो विशाल जो है वो मुझसे ज्यादा होशियार है, वो 100% ले जाएगा। अरे भाई वो होशियार कैसे है? उसके पास ब्रेन है, आपके पास नहीं है? है, आपके पास भी ब्रेन है, लेकिन उसने अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल किया है, टाइम का मैनेजमेंट किया है, पढ़ाई को अलग अलग टुकड़ों में बांटा है और सही तरीके से पढ़ाई करके उस दिन का वर्क उसी दिन पूरा किया है, इसीलिए वो आपसे आगे। तो आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, आपका टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना टारगेट वहां लिख दीजिए ना, जहां दीवार है आपके सामने, सोते उठते बैठते चलते फिरते जहां भी आपकी नजर जाए वहां पे आप अपना टारगेट लिख दीजिए कि मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, मुझे इस साल 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में 99% मार्क्स लाने हैं। नहीं 100%, 99 तो लिखिए। अरे भाई सोचने में क्या जाता है, आपको लिखना है। और सुबह दोपहर शाम सोते उठते जागते आपको उस लाइन को पढ़ना है, बस। ये आपका लक्ष्य निर्धारित होगा कि 99% मुझे मार्क्स लाने हैं, तो आप उसके पीछे लग जाओगे। जब आप ये सोच लेते हो ना कि 99%, जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो तो सारी कायनात आपके इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जुट जाती है। अरे भैया मेरा डायलॉग नहीं है, ये तो शाहरुख खान जी का डायलॉग है। सारी कायनात उसके लिए जुट जाती है, और ये बिल्कुल सही है। अगर हम टारगेट निश्चित कर लेते हैं, हमारा टारगेट फिक्स हो जाता है, तो आप पूरी तरीके से उसके पीछे लग जाते हो कि मुझे 99 लाने हैं, तो आप माइक्रो टाइम टेबल बना लोगे। मैं तो ये मेजर टाइम टेबल बता रहा हूं आपको, मेजर टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं। आप माइक्रो टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, ये आप कर सकते हो सकता है आप 99% ला सकते हो, 100% ला सकते हो। क्यों नहीं आ सकता है? आएगा, जरूर आएगा। विशाल का आ सकता है, आपका भी आएगा। क्यों नहीं आ सकता है आपका? अरे भाई विशाल का आता है तो पंकज का भी आता है, तो फिर अनिल का भी आएगा। अरे भाई सुषमा का आता है और अनिता का आता है, तो फिर लता का भी आएगा, सबका आएगा। जो भी आज विद्यार्थी विद्यार्थिनियां इसको देख रही है इस वेबिनार को, तो आप बड़े ध्यान से इसको सुनिए। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं उसको आप लिखते जाइए कि आपका लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसको दीवार पे लिख दीजिए, जो हमेशा आपके आंखों के सामने रहेगा। अभी देखिए इसमें दो तरीके के लक्ष्य होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं। तो शॉर्ट टर्म लक्ष्य क्या होते हैं? जैसे छोटे छोटे काम होते हैं हमारे कि भाई आज का दैनंदिन काम है, हम असाइनमेंट पूरा कर ले, होमवर्क पूरा कर ले, तो ये छोटे छोटे लक्ष्य हैं, उस दिन के लक्ष्य हैं जो हम पूरा कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म आपके लक्ष्य क्या हो सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म आपके लक्ष्य होते हैं कि आपको लाइफ में क्या बनना है, और उस दिशा में आप अभी से तैयारी करते हो। अरे मुझे आईआईटी में प्रवेश लेना है, अभी आप डिसाइड कर लीजिए ना। अब आप 8th स्टैंडर्ड में हो, 9th स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, आप डिसाइड कर लीजिए ना कि मुझे आईआईटी में प्रवेश लेना है। वो तो 12वीं के बाद ही होगा। तो आप अभी से अगर आप अपना टारगेट बना लोगे आईआईटी, तो 100% आप आईआईटी की एग्जाम में पास होगी। उसके लिए ये जरूरी है। तो आप अपना लॉन्ग टर्म जो लक्ष्य है उसको आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे क्या बनना है, आपको कहां जाना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, तो आप उसी दिशा के अंदर काम करना शुरू कर देंगे। और उसको आप दीवार पे लिख दीजिए, जहां आपका ध्यान जाता हो उसको लिख दीजिए। जैसे ही आप सोकर उठोगे आपका ध्यान उसके ऊपर जाना चाहिए। जैसे ही आप सोने जाओगे, सोने से पहले आपका ध्यान उसके ऊपर जाना चाहिए कि मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे इस देश का पंतप्रधान बनना है, मुझे इस देश का मिनिस्टर बनना है, मुझे देश सेवा करनी है। भाई आप आपका लॉन्ग टर्म गोल जो है उसको भी लिख कर रखिए। एक निश्चित सीमा के भीतर क्या हासिल करने की जरूरत है, इसका आकलन करके कार्यों को महत्व के अनुसार रेट किया जा सकता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने आप ये आकलन कर लिया कि आपको क्या हासिल करना है, आपका तो लक्ष्य निर्धारित हो गया है। आपको ये जानकर एक अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिलती है कि अरे मैं तो इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं तो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। तो एक तरीके की ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है, और वो एनर्जी जो आपके अंदर आती है, वो पॉजिटिव एनर्जी जो आपके अंदर आती है, उस पॉजिटिव एनर्जी के जरिए आप ये सारे कार्य जो है वो पूरा करने में लग जाते हो। तो आप देखिएगा कि आपके जो दिन के कैलेंडर है,
आपका डे कैलेंडर है, आपका साप्ताहिक कैलेंडर है, आपका महीने का कैलेंडर है, आपका टर्म का कैलेंडर है, अगर इसको आपने प्राथमिकता दे दी, इसको आप अगर लिख लेते हो और इसमें जो प्रायोरिटीज है, जो प्राथमिकताएं हैं, उसमें अगर आप अंडरलाइन कर देते हो तो आप 100% लाइफ के अंदर सक्सेस हो सकते हो। आपका जो टारगेट है उसको पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत जो है रोक नहीं सकती। ये जो हमारे ओलंपिक के जो खिलाड़ी गए हैं, ये क्या एकदम से थोड़ी चले गए? अरे भाई, इनकी पिछले 4 साल की 5 साल की तैयारी है, ये 10-10 साल तैयारी करते हैं और तब कहीं जाके ये फुल फ्रूट बनते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा कि सुपर डांसर अभी चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं सुपर डांसर में जो डांस कर रहे हैं, सैटरडे संडे, आज संडे को आएगा, अगर नहीं देखते हो तो उसको देखिए, रात को 8 बजे से 9 बजे तक। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना परफेक्ट टाइमिंग, एक एक बीट वो पकड़ते हैं, गाने की एक एक बीट के ऊपर वो डांस करते हैं, यूं यूं, जैसे वो क्रिकेट आवाज आती है तो उनके हाथ यूं हलते हैं। कितना परफेक्ट टाइमिंग है, एक एक बीट भी उनका नहीं चुकता है, एक बीट, सिंगल बीट भी नहीं चुकता है। तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टाइमिंग परफेक्ट है तो देखिए वो जज लोग भी उठ के खड़े हो जाते हैं और उनको शाबाशियां देते हैं और पीछे से धुन बजती है, शाबाशियां शाबाशियां शाबाशियां। तो ये जो शाबाशी जो मिलती है ये उस परफेक्ट टाइमिंग के लिए मिलती है। आपका टाइमिंग सही होना चाहिए। टाइमिंग सही है तो आपकी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जानी ही जानी है। आपको सेंचुरी बनानी ही है, आपकी सेंचुरी बन के रहेगी। आप लाइफ में सक्सेस होकर रहोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे इंपॉर्टेंट आज के घड़ी में आपका टाइम मैनेजमेंट है। ये टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया तो आप जीत गए, आप बिल्कुल जीत गए। और मैं तो कहता हूं कि जैसे ही आप ये मेरा सेमिनार समाप्त होगा 5:30 बजे, आपको 5:30 बजे से उसके ऊपर अमल शुरू कर देना है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं अभी आगे, जो चार्ट मैं आपको देने जा रहा हूं, वो आपको अभी से, आज से ही पूरा करने की, ये टारगेट को हासिल करने के लिए आपको मदद करेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अगर आपने ये सोच लिया कि आज तो सर का लेक्चर हुआ है, कल देखेंगे, अभी से क्या इतनी जल्दी है, अभी तो 2 महीने पड़े हैं एग्जाम के लिए, क्यों अभी से सर खपाएं? अगर इस तरह की नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आ गई तो समझ लीजिए कि आप बैक बेंचेस बन गए, आप फ्रंट बेंचेस पे आ ही नहीं सकते, आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आज का काम आज ही पूरा करना है। तो मैंने कह दिया, डॉक्टर शर्मा ने बता दिया है कि भाई ये चार्ट है, इसको आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ये चार्ट हमको दिया है और इस चार्ट के जरिए हमको पढ़ाई शुरू करनी है। देखिए, एक बार आपकी प्रायोरिटीज फिक्स हो गई, आपकी जो प्राथमिकता है वो फिक्स हो गई, आपने फिक्स कर लिया कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, मुझे क्या करना है, आज के दिन मुझे क्या करना है, सप्ताह में मुझे क्या करना है, टर्म के अंदर मुझे क्या करना है। ये अगर आपकी प्रायोरिटीज आपकी फिक्स हो गई तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ईजी है। आपको टाइम मैनेजमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कुछ लोग जो है स्वाभाविक रूप से जो ये अपने इस टाइम मैनेजमेंट को कर लेते हैं, कुछ को उसकी जरूरत गिरती है। जो भी जरूरत आपको लगे, जो भी आपको हेल्प लगे, तो मैं आपके साथ हूं। विद्यार्थी मित्रों, मैं नहीं, हमारी पूरी लीजेंड लेक्चर की टीम आपके साथ है, हम पूरी टीम के साथ आपके साथ हैं। आप जो भी बोलिए, जिस प्रोफेसर से बोलिए कि आपको बातचीत करना है, हम रूबरू आपकी बातचीत उनसे करवा देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आदमी को तनाव कब होता है, अगर आपका काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो आदमी तनाव में आ जाता है, एंग्जाइटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्से में आ जाता है, दूसरों के ऊपर गुस्सा उतारता है, हाथ पैर जो है वो फेंकने लग जाता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना जो काम है वो समय पे पूरा करने के लिए उसके ऊपर ख्याल देना है। तो स्टूडेंट नीड द हेल्दी वेज टू मैनेज द प्रेशर ऑफ स्टडी व्हाइल मेंटेनिंग द प्रोडक्टिविटी। जो उत्पादकता जो आप देने वाले हो, जो आप तैयार करने वाले हो, उसको तैयार करने के लिए आपको
टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। देखिए, और इसके लिए पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। 7 से 8 घंटा, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ नींद लेनी है, कहाँ पढ़ाई करनी है, क्या खाना खाना है, सब बातें मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आपको तनाव दूर रखने के लिए आपके गेरिन, देखिए आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि बच्चा कितनी मजे से सोया हुआ है। क्यों मजे से सोया हुआ है? और देखिए उसके चेहरे पे स्माइल भी है। अरे भैया स्माइल क्यों है? हमारे चेहरे पे स्माइल क्यों आती है सोते वक्त? जैसे हम बोलते हैं कितनी डिवाइन नींद सो रहा है। अरे डिवाइन नींद क्या होती है? व्हाट इज डिवाइन नींद? डिवाइन स्लीप क्या होती है? अरे भाई डिवाइन स्लीप वो होती है कि आप सारा काम निश्चिंत करके बड़े आराम से सोए हुए हो। जब आपका काम पूरा नहीं हुआ है और आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है और आप सोने चले जाते हो, उस वक्त सोते वक्त भी आपके चेहरे पे तनाव होता है। तो देखिए ये स्टूडेंट जो किस तरह से मजे से सोया है, इसका मतलब ये है कि इसने अपना काम समय पे पूरा कर लिया है और ये बिल्कुल निश्चिंत होके सो रहा है। यकीन नहीं मानोगे दोस्तों कि मेरा जो काम है, जब मैं पढ़ाई करता था तो कल अगर सुबह मुझे एग्जाम को जाना है तो आज मैं रात के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक मैं पढ़ता था। 6 बजे के बाद मैं अपनी किताबें बंद करके उसको नमस्कार करके अपने कपबोर्ड में रख देता था। क्यों? बस मेरी पढ़ाई हो गई, मुझे नहीं पढ़ना है अभी, आई एम ओके। और बचे हुए समय में मैं टीवी देखता था। उस वक्त टीवी नहीं थे, मैं पिक्चर देखता था। मैं थिएटर में जाके बैठता था और मैं पिक्चर देखता था। आप मत करिएगा। क्यों नहीं करिएगा? आप पहले पढ़ाई पूरी कर लीजिए, उसके बाद आप टीवी देखिए ना, नो प्रॉब्लम, कोई चिंता की बात नहीं। सुबह एग्जाम तक मैं किताब खोलता नहीं था, सीधा पेपर पे जाके बैठना है और अपना क्वेश्चन पेपर रीड करना है। थरोली रीड करता था मैं क्वेश्चन, और रीड करने के बाद एक एक क्वेश्चन को मैं सलीके से सॉल्व करते जाता था, क्योंकि मेरी पढ़ाई हो चुकी है, समय से पहले पूरी हो चुकी है, मेरा रिवीजन हो चुका है। और उसका भी तरीका है, स्टडी करने का तरीका है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, अगले इसमें बताएंगे वेबिनार के अंदर कि आपको पढ़ाई किस तरह से करनी है, किस तरह से आपको पढ़ाई ख्याल में रखनी है, आपको वो अंडरस्टैंडिंग कैसे कर लेना है। वैसे हमारे लेजेंडरी लेक्चर सीरीज के अंदर ये सारी बातें बताई हुई है। आप देखोगे तो आपको उसके आइडिया आपको आ जाएगी। देखिए, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दे कि हमें क्या करना है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी जो प्राथमिकता है उसी को भूल जाते हैं और अलग दूसरी बातें करने लग जाते हैं। भाई आपकी पढ़ाई है, बस मैं तो ये शाम को कर लूंगा, ये तो कल हो जाएगी, इसको मैं बाद में कर लूंगा, अभी मैं खेल कर आता हूं। तो खेल ये प्राथमिकता नहीं है आपकी। आपकी प्राथमिकता क्या है? पढ़ाई। आपकी प्राथमिकता क्या है? टेस्ट। आपकी प्राथमिकता क्या है? असाइनमेंट। आपकी प्राथमिकता क्या है? होमवर्क। ये आपकी प्राथमिकता है, आपको इसको पहले पूरा करना है। और जो टाइम मैंने आपको दिया है, जो टाइम मैं आपको दे रहा हूं, उसमें आपको अदर एक्टिविटीज जो है वो आपको करनी है। और देखिए, जहां भी आप अध्ययन के लिए बैठे तो अध्ययन के लिए आपको ऐसे स्थान चुनना है जहां आपको कोई परेशान नहीं करे, कोई डिस्टर्ब ना हो। आप ऐसे शांत जगह पर जाकर बैठिए जहां आप एकाग्र मन से पूरे मन लगा के आप पढ़ाई कर सको। देखो, और ये जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, स्टडी ब्लॉक्स, स्टडी टाइम के ब्लॉक्स बनाए, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए। ऐसे नहीं कि आप पढ़ाई के लिए बैठ गए और 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे एक साथ पढ़ाई करे हो ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, मेमोरी के ऊपर काम करने वाले, स्टडी करने वाले लोगों का कहना है, इसके ऊपर काफी पेपर भी, रिसर्च पेपर जो है वो प्रेजेंट हुए हैं कि इंसान का जो मस्तिष्क है वो ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। 8 मिनट से के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे लूज होने लगता है और तकरीबन एक 20, 25, 30 मिनट के बाद वो कॉन्सेंट्रेशन जो है काफी कम हो जाता है। यानी आपकी जो स्मरण करने की जो क्षमता है वो धीरे 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 जो है वो कम होते जाती है। तो आप अपने स्टडी टाइम का ब्लॉक्स बनाइए। जैसे मैंने अभी आप जो अगला चार्ट में आपको बताऊंगा, उस चार्ट के अंदर मैंने 3 घंटे का समय आपको दिया है कि भाई आप 8 बजे से 8:30 बजे से तो 10:30 बजे तक, 11 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हो। तो 8 से 11 की आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको एक साथ नहीं बैठना है,
उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, उसको अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करना है, छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर। आधे आधे घंटे के लीजिए ना। आप हमारी लेजेंडरी लेक्चर सीरीज देखोगे ना, तो उसके अंदर हमने एक चैप्टर के छोटे छोटे एपिसोड बनाए, 10-10 मिनट के एपिसोड बनाए। अरे भाई 10 मिनट का एपिसोड देख लो, बाहर घूम के आ जाओ, फिर और 10 मिनट का एपिसोड देख लो, तो वो एपिसोड आपके ख्याल में रहेगा। आप छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाइए। उस टाइम के अगर आपने ब्लॉग्स बना लिए, उस एक बार पढ़ाई के लिए बैठे, आपने 15-20 मिनट की पढ़ाई कर ली, आप लेजेंडरी लेक्चर से कोई एक लेक्चर आपने देख लिया, आपने वो पढ़ लिया, फिजिक्स का हो, साइंस का हो, या मैथमेटिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री का हो, या इकोनॉमिक्स का हो, या ज्योग्राफी का हो, या सोशल साइंस का हो, जो भी हो, आपने एक एपिसोड देख लिया, 10 मिनट के लिए आप कहीं घूम के आइए, लेकिन वापस घूमकर आना है। ऐसे नहीं कि बस मेरी 10 मिनट की पढ़ाई हो गई और चल दिए ना। 10 मिनट की पढ़ाई, 20 मिनट की पढ़ाई करने के बाद आप जाइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, या फिर कुछ घर में कुछ जो भी खाने की चीज है वो 1-2 बिस्किट वगैरह खा लीजिए, फिर आके बैठ जाइए, फिर आप 20 मिनट की पढ़ाई कीजिए, फिर आप 2-4-5 मिनट के लिए इधर उधर चले जाइए, फिर आप 20 मिनट की पढ़ाई कीजिए। तो आपने 60 मिनट में कितने मिनट आप घूम फिर के आए? 10 मिनट 15 मिनट। लेकिन ये 10-15 मिनट घूमना आपके लिए, ये 1 घंटे की पढ़ाई हमेशा के लिए ख्याल में रहेगी, हमेशा के लिए। अगर आप एक साथ 3 घंटे पढ़ाई करने बैठ गए तो आपको सिर्फ आधे घंटे की पढ़ाई ख्याल में रहेगी, 2.5 घंटे की पढ़ाई आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने ये छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर आपने पढ़ाई की तो आपको 100% ये पढ़ाई ख्याल में रहेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, 100% मैंने यही किया है, मैंने अपने लाइफ में यही किया है। मैंने अपने टाइम्स के छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाए थे, और उस ब्लॉग्स के दौरान मैं पढ़ाई करता था। मेरे जो ब्लॉग्स थे वो 25 मिनट 30 मिनट के हुआ करते थे, और उसके बाद मैं 5-10 मिनट किसी से बातचीत करके आता था, और फिर आके पढ़ाई पे बैठा था, फिर आधा घंटा पढ़ाई करता था। तो मेरे दिमाग के अंदर वो सारी पढ़ाई जो है वो अच्छी तरह से याद रहती थी, उसको मैं अंडरस्टैंडिंग करता था, मगज नहीं करता था। मगज नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल नहीं, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। डीएनए मींस डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए मींस डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए मींस डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, नहीं, रट्टा नहीं मारना है। डीएनए मींस 1 ऑक्सीजन लेस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन एटम कम होता है, इसलिए उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इट इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। बस हो गई डेफिनेशन। और क्या लगता है? अरे भाई आपने अंडरस्टैंडिंग कर लिया, न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन नहीं है, उसको आप शब्दों में उतार दीजिए, बस हो गए। लेकिन अगर आपने रट्टा मारने की कोशिश की, आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। एग्जाम में आपको 2 लाइनें याद रहेगी, पीछे का सारा भूल जाओगे। आप अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। तो ये कब होगा? जब आप इस टाइम के छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाओगे। आप देखिए कि हमारे वो लेक्चर सीरीज के अंदर हर प्रोफेसर ने छोटे छोटे लेक्चर्स दिए हैं, और जिसके जरिए वो आपको वो लेक्चर्स अच्छी तरह से याद रहते हैं। देखिए आगे आपको क्या करना है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट yet important element of effective time management is to put your school work first। सबसे पहले आपको अपना स्कूल वर्क जो है वो फर्स्ट करना है। आपके असाइनमेंट है, आपके होमवर्क है, जो तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, इसको आपको पूरा करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल आवर्स के अंदर आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, ये भी बात मैंने आपसे कही है, और आप उसको पूरा नहीं कर पाते हो, आप उसको दूसरे दिन पे के ऊपर लेके जाते हो। ये नहीं करना है। स्कूल आवर्स आने के बाद आप आधा घंटा नींद ले लीजिए, और उसके बाद फिर आपको स्कूल का असाइनमेंट, होमवर्क पूरा कर लेना है फ्रेश माइंड करके। ये आपको उसी दिन पूरा करना है। अदरवाइज अगर आप उसको अगले दिन के ऊपर डालते जाओगे तो ये वहां पे स्टोर होते जाएगा, स्टोर होते जाएगा, स्टोर होते जाएगा, और सबसे आखिर में काम का इतना बोझ बढ़ जाएगा कि आपसे कुछ नहीं होगा और आप फेल हो जाओगे। आपके सारे टारगेट धरे के धरे रह जाएंगे। आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, आपकी सेंचुरी नहीं बनेगी। अगर सेंचुरी बनानी है, गोल्ड मेडल करना है, मेहनत करना जरूरी है, परिश्रम करना जरूरी है। वो काम उसी दिन, आज का काम आज ही के दिन पूरा करना जरूरी है। देखिए, और जैसे ही आप जैसे मैंने आपको बताया
कि अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आपका खुद का मास्टर शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। ये मैंने एक जो शेड्यूल आपको दिया है, ये शेड्यूल आप देख लीजिए, आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, इसको कम ज्यादा बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, ये आपके हिसाब से। ये मैंने एक जनरल बनवाया है कि जैसे आप सुबह 6 बजे उठते हो तो 6 बजे से 8:30 बजे तक आपको जो है पर्सनल हाइजीन, भाई नहाना धोना, वॉशरूम में जाना वगैरह वगैरह, चाय पानी, ब्रेकफास्ट, चाय नहीं लेनी है, मिल्क लेना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो मिल्क लीजिए, ये आपके दिमाग को एक एनर्जी पहुंचाएगा। तो 6 से 8:30 इतना टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैंने 2.5 घंटे का समय इसमें दिया है। और इसके बाद देखिए 8:30 बजे से तो 11:30 बजे तक 3 घंटे आपको रीडिंग करना है। तो आपको पढ़ाई किस तरह करना है, जैसे आप पढ़ाई करने बैठोगे आप अपने साइड में एक बुक्स लेके बैठना, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे उसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें आएगी, किताबों के अंदर कुछ शब्द जो है वो बोल्ड अक्षर में लिखे हुए होते हैं, आपको उनको वो बोल्ड अक्षर को नोट्स के अंदर उतारने हैं। एक छोटा पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, उसके अंदर के कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द है वो उठा के आपने अलग से नोट्स में लिख लिए। मान लो कि आप स्टमक पढ़ रहे हो या डाइजेस्टिव पढ़ रहे हो, व्हाट आर द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव? इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ कैविटी, देन इट कंसिस्टिंग ऑफ द टंग, देन इट कंसिस्टिंग ऑफ द टीथ. What is the function of tongue? So it is for the taste for the food. It is for the there is the taste buds on there, and they can take the taste of sweet, bitter, then sour, etc. Whatever that. So all these content, it is present in a books. और ये जो कंटेंट है, इसके जो ब्लॉक्स लेटर हैं, जो बोल्ड लेटर हैं, वो आप उसके ऊपर लिख जाइए कि टंग के अंदर क्या है। तो आपने खट्टी मीठी नमकीन, ये टेस्ट के लिए काम में आता है, लिख लिया आपने एक नोट्स के ऊपर, बस हो गया। तो एक लाइन के ऊपर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करते जाइए तो आपको ये इजी जाएगा। तो आप उसको बोलते हैं नोट्स। आप नोट्स निकालिए और पॉइंट्स निकालिए, और बाद में देखिए 12 बजे से तो 1 बजे तक का, देखिए 11:30 से 12 का टाइम मैंने फ्री छोड़ा है। 12 बजे से तो 1:30 बजे का जो टाइम है उसको आपको मेमोराइज करना है। आपने क्या पढ़ा, 8 बजे से 11:30 बजे तक क्या पढ़ा, तुरंत नहीं मेमोराइज करना है, आधा घंटा रेस्ट लेना है। उसके बाद 12 बजे से तो 1 बजे तक आपको उसको मेमोराइज करना है, और 11:30 बजे से तो 12 बजे तक। और मेमोराइज करने के बाद 12 से 1 आपका लंच टाइम, खाना बन जाता है। जब तक मजे से खाना खाइए। खाना क्या खाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 मिनट रुकिए। और लंच के बाद फिर आपको रेस्ट लेना है 1 से 3, सोना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोना नहीं है। जिन बच्चों का टारगेट IIT है, उनके जो एग्जाम है वो 11 बजे से तो 2 बजे तक का एक पेपर, और दूसरा पेपर 2 बजे से तो 5 या 6 बजे तक होता है। तो आपको सोना नहीं है। अगर ये सोने की आदत आपको लग गई तो उस वक्त आपको नींद आएगी, एग्जाम पीरियड में आपको नींद आएगी और आप पीछे पड़ जाओगे, पीछे रह जाओगे। तो आपको सोना नहीं है। रेस्ट का मतलब है कि आप आराम से आंख मूंद के चेयर पे बैठे रहिए, आधा घंटा बैठे रहिए या कोई संगीत सुनिए, आप अपने दिमाग को तरोताजा कीजिए। और फिर उसके बाद 3 से 5 फिर आपको जो है आपके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इनको पूरा करना है, या कुछ मैथमेटिक्स के फार्मूले है वो आपको याद करना है, कुछ मैथमेटिक्स के जो सवाल हैं उनको हल करने में बिताना है। असाइनमेंट, होमवर्क, साइंस एग्जीबिशन का वर्क, ये आपको उस पीरियड में करना है, क्योंकि ये दोपहर का समय है, इसमें आपको रीडिंग नहीं करना है। रीडिंग करोगे तो नींद आएगी। तो ये जो बातें हैं जो आपको दिमाग से करनी है, जिसमें आपको दिमाग लगाना है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट तैयार करने हैं, असाइनमेंट तैयार करने हैं, तो इसके लिए आपको ये उचित समय है। दूसरा समय आपको नहीं देना है। इस समय में आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है, आपका मेमोराइज नहीं हो सकता है। तो ये जो समय मैंने दिया है ये आपको असाइनमेंट के लिए दिया है। जो असाइनमेंट है, जो टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया है, जो होमवर्क दिया है, जो टीचर ने आपको मॉड्यूल बनाने के लिए दिया है, जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है, उसके ऊपर खर्च कीजिए, ये टाइम उसके ऊपर स्पेंड कीजिए। और फिर देखिए 5:30 से तो 7 बजे तक आपको खेलना है, कंपलसरी खेलना ही है। अरे नहीं कुछ छोटा मोटा गेम तो आप, बड़ा गेम तो
बैडमिंटन खेल के आइए। देखो बड़ा गेम हो गया, क्रिकेट हो गया, आप क्रिकेट खेलने चले गए, वहां दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, बैडमिंटन में भी भागना पड़ता है। या आप कहीं घूमने चले जाओ, या कोई आपके गांव के बाहर कोई ऐसी अच्छी जगह हो या गार्डन वगैरह की जगह हो, वहां घूमने चले जाओ, जहाँ पंछी होते हैं, उनकी जो सिंगिंग सॉन्ग है वो आपको सुनिए, तो आपके ब्रेन तरोताजा हो जाएगा। और ये 1-1.5 घंटा आप घूम के आने के बाद आपको फिर 7 से 8 का डिनर लेना है। हल्का फुल्का डिनर लेना है, पेट भर के नहीं। बहुत अच्छा खाना बना है, बहुत अच्छी खिचड़ी बनी है, बस खाली पेट भर के नींद आएगी। आपको कम खाना है, ज्यादा नहीं। एक चपाती की जगह पेट में बचा के रखनी चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपको 7 से 8 डिनर का टाइम है और 8 से 10 फिर आपकी पढ़ाई। अब इस पूरे शेड्यूल के अंदर आप देखोगे कि तो आपको मैंने 6 घंटे पढ़ाई के लिए दिए। बहुत होते हैं 6 घंटे तो। अरे इससे तो आप IAS कर जाओगे। 6 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन ये आदत अभी आपको लग गई। देखिए, इसमें आपको मैंने रेस्ट का समय दिया है, खाने का समय दिया है, आपको सोने का पर्याप्त समय आपको मैंने दिया है। जो जो बातें मैंने आपको इसमें बताई है शुरुआत में, वो सारी इसमें कवर हो चुकी है। आपको पर्याप्त नींद लेना जरूरी है, आपको एंग्जाइटी नहीं आएगी। पढ़ाई के लिए टाइम दिया है मैंने, किस तरह से आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई के छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाने। ये जो मैंने टाइम आपको दिया है 8:30 से 11:30, आप आधे घंटे के टाइम बनाइए ना। 8:30 से 9, 9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30, 10:30 से 11, 11 से 11:30। छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाइए और आधे घंटे में पढ़ाई कीजिए। 2-4 मिनट घूम के आइए, फिर पढ़ाई के लिए बैठ जाइए। लेकिन समय आपका जो है, ये जो मैंने एक गाइडलाइन आपको दी है, आप अपने हिसाब से, हर रीजन के हिसाब से, ये जो वेबिनार हो रहा है ये ऑल ओवर इंडिया के ऊपर हो रहा है। तो MP के अंदर अलग टाइमिंग हो सकता है स्कूल का, राजस्थान के अंदर अलग हो सकता है, गुजरात के अंदर अलग हो सकता है, यूपी के अंदर अलग हो सकता है, महाराष्ट्र में अलग हो सकता है। तो हर जगह ये टाइम टेबल जो है वो अलग अलग हो सकता है स्कूलों का, और उसके हिसाब से आपको ये टाइम मैनेजमेंट का जो डे टू डे टाइम का जो टाइम टेबल मैंने आपको दिया है, ये जो टाइम मैनेजमेंट का जो चार्ट आपको बना के दिया है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी के तरीके से रखिए। आप ये रखना चाहो आपकी मर्जी, आप इसको बदलना चाहो आप बदल सकते हो, लेकिन इसमें जो पार्ट मैंने बनाए हैं वो इसी तरह के रहेंगे, पार्ट इसके नहीं बदलेंगे। अब आगे आपकी मर्जी, आप किस तरह से इसको आप देखते हो, इस चार्ट को देखते हो, और किस तरह से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हो। देखिए, इसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट के लिए और पढ़ाई के लिए आप रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो। तो एक पुरानी कहावत है, यदि आप पहली बार में सफल नहीं होते तो आप कोशिश करते हो, फर्स्ट ट्राई, सेकंड ट्राई, थर्ड ट्राई। देखिए यहाँ पे एक गिलहरी का जो वीडियो जो है चल रहा है आपके सामने, आपने छोटे पंछी देखे होंगे, एक के अंदर से जैसे ही वो कब्ज बाहर आते हैं तो वो उड़ नहीं पाते हैं। उनको उनके फादर मदर जो है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको उड़ना सिखाते हैं। धीरे धीरे उनके पंखों में बल आता है और वो फिर उड़ते हैं। तो ये कोशिश करते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है घर में, तो पहले वो रेंगता भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे बड़ा होता है वो रेंगना सीखता है। रेंगना सीखने के बाद वो धीरे धीरे अपने घुटनों के ऊपर चलना सीखता है। घुटनों के बाद वो खड़ा होने के बाद बैलेंसिंग की कोशिश करता है। ये कोशिश बहुत जरूरी है, अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो चल ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों, कोशिश करना बहुत जरूरी है। आप जब तक सक्सेस नहीं हो जाते किसी चीज के अंदर, आपको कोशिश करना चाहिए। आपको थॉमस एडिसन का याद होगा, उन्होंने लाइट का इजाद किया। ये जो हम जिस लाइट के अंदर आप पढ़ाई करते हो ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं इसके लिए उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए, पता है? 999 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, 999 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं, और हर एक्सपेरिमेंट में वो फेल होते गए, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। अगर वो 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 500 एक्सपेरिमेंट करके छोड़ देगी, जान दो ये नहीं होता है, तो हमें आज ये लाइट नहीं मिलता। इस लाइट में हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते, आज भी हम अंधेरे में होते हैं। तो कितना बड़ा उसके पीछे सैक्रिफाइस है, कितनी मेहनत है, कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम, ये बहुत जरूरी है।
ये जरूरी नहीं है कि ओलंपिक में गया हुआ हर खिलाड़ी हमारा जो है वो गोल्ड मेडल लेके आएगा। कोशिश करना जरूरी है। ये जरूरी थोड़ी है कि आपके क्लास में आज आप जितने भी बच्चे यहाँ पे 75-80 बच्चे जो है ये देख रहे हो, मैंने कह दिया कि भाई आपको आईएएस बनना है, हर बच्चे ने लिख दिया कि मुझे आईएएस बनना है, तो 80 के 80 बच्चे आईएएस बन जाएंगे, बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अरे इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि हमारे देश को 80 आईएएस ऑफिसर मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि बहुत सी बाधाएं आ जाती है, हमारे कामों के अंदर बहुत सी बाधाएं आ जाती है, और इन बाधाओं को दूर करना यही तो टाइम मैनेजमेंट है। इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। आपका टाइम, आपका समय आपके साथ है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। देखिए स्टडी ग्रुप में आप ज्वाइन द स्टडी ग्रुप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ग्रुप डिस्कशन में आइए। आपको जो है ना ग्रुप डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में पढ़ाई ज्यादा होती है और ज्यादा ख्याल में रहती है। आप एक दूसरे को समझाते हो कि भाई मैंने क्या पढ़ा है, उसकी समरी आप बताते हो, उसको समराइज करते हो। तो आप जब ये स्टडी आप करते हो, ग्रुप के अंदर डिस्कशन करते हो, आप जब किसी को समझाते हो तो पहले खुद को समझना चाहिए, और जब भी तो आप समझाओगे। जब खुद को नहीं समझेगा तो आप दूसरों को क्या समझाओगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? डीएनए के अंदर क्या होता है, एक फास्फोरस मॉलिक्यूल होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, तो एक पेंटोस शुगर होती है। अरे भाई ये सब एक साथ जुड़ गए जब भी तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और मैंने न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ गए तो डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। तो ये आपको जब पता होगा, जब आपने पढ़ाई की होगी, तभी तो आप बता पाओगे। तो दोस्तों ये एक ऐसा टास्क है, ये आपके स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ग्रुप में आने के बाद चैटिंग नहीं करना है, दूसरी बातें नहीं करनी है, आपको सिर्फ ग्रुप डिस्कशन करना है पढ़ाई के ऊपर। उस दिन की आपका जो टारगेट है उसको नहीं भूलना है कि आज हमारा क्या टारगेट है, आज हमको कौन सी पढ़ाई करनी है, ये आपको नहीं भूलना है, और वो टॉपिक लेके आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। और देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने अपने चार्ट में भी आपके लिए स्पेयर टाइम खाने के लिए रखा है, लंच के लिए रखा है, डिनर के लिए रखा है, प्लेइंग के लिए रखा है। आप उसमें कसरत करिए, पर कसरत वैसे नहीं भाई कि आप कसरत करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, रेसलर में जा रहे हो, आप रेसलर बन रहे हो। बन गए तो बड़ी अच्छी बात है, अगले ओलंपिक के अंदर आप रेसलर के तौर पे आप जाइए, 50 किलो के गट में आप वजन उठाइए, भारत को गोल्ड मेडल दिलवाइए, नो प्रॉब्लम, अगर वो आपका टारगेट है तो। लेकिन आपको हल्की फुल्की कसरत करके अपने दिमाग को फ्रेश करना है। आप थोड़ा सा खेल कर आइए, सुबह थोड़ा सा योगासन वगैरह कर लीजिए, अनुलोम विलोम है या भस्त्रिका है, इस तरह के जो योगा है वो आप कर सकते हैं, आसन जो है वो आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरी नींद ले। नींद लेना बहुत जरूरी है, और वो भी कंफर्टेबल नींद, वो हंसी पूर्वक नींद, जो मैंने आपको चार्ट के अंदर, जो मैंने आपको वीडियो में बताई है, जो मैंने पीपीटी में बताई है, उस तरीके की नींद आपको जरूरी है। और देखिए ये जो थाली आपके सामने, इतना नहीं खाना है, इतना खाओगे तो नींद आएगी। ये इसमें से 2 चपाती 2 सब्जी बस, ग्रीन सलाद, ग्रीन सब्जी ज्यादा खानी है, और प्रोटीनस फूड आपको ज्यादा लेना है। प्रोटीनस फूड अगर एक खाते हो तो एक खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाल मटन नहीं खाना है, उससे एंग्जाइटी होती है, उससे दिमाग में गलत असर होता है। तो लाल मटन जो है वो आपको नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, लेकिन आप वेजिटेबल खाना जो है आप बिल्कुल खाइए। उसके साथ एक खाते हैं, एक लीजिए, दूध पीजिए, और हल्का फुल्का सुबह के वक्त आप थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद खाने में थोड़ा सा लाइट खाना लीजिए, जिससे आपको दोपहर को नींद नहीं आए। फिर नाइट में आप थोड़ा सा खाना ले लीजिए कि जैसे आपकी भूख भी मिट जाए और आपको नींद भी ना आए, यानी आप पढ़ाई कर सको, 2-2.5 घंटा पढ़ाई कर सको 8 से 10 बजे तक। और 10 बजे कंपल्सरी आपको सो जाना है। 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 8 घंटे की नींद आपको लेनी है, लेनी है, लेनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका मस्तिष्क दूसरे दिन वर्क के लिए पूरी तरह सक्षम होना चाहिए, लेकिन सोने से पहले आप
अगले दिन का टाइम टेबल बना के रखोगे, तैयार रखोगे, हर रोज शाम को अगले दिन का टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट करके फिर आप सोओगे। ये क्यों जरूरी है? एक छोटी सी कहानी बता के मैं इसको एंड करना चाहूंगा कि एक व्यापारी थे, जो पुराने जमाने की ये कहानी है, जब लाइट नहीं हुआ करते थे, और व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाते थे। तो रास्ते में एक जंगल गिरता था, उस जंगल में से वो अपना जो ट्रैवल है वो करते थे, लेकिन और जाते तो थे दिन में और आते भी दिन में ही थे। शाम के 4, 5, 6 बजे तक अपने घर वापस आ गए। अभी होता क्या है कि लालच बुरी बला है, ये कहते हैं ऐसा, तो ये बिल्कुल सही है। तो एक दिन क्या होता है कि वो व्यापारी का जो व्यापार है वो ज्यादा चल जाता है और उसको घर आने में समय लगता है, वो जल्दी घर नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में उसको अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा होने के बाद वो जब उस जंगल के रास्ते में आता है तो डार्कनेस काफी बढ़ जाता है, उसको आगे का कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके हाथ में एक दिया होता है और वो आगे की ओर देखता है, अरे भाई आगे तो अंधेरा है, आगे तो अंधेरा, मैं कैसे आगे जाऊंगा? वो वहीं रुक जाता है, वो आगे जा ही नहीं पाता, भाई मैं आगे कैसे जाऊं, आगे तो बहुत अंधेरा है। तो उसी वक्त वहां से एक महात्मा गुजरते हैं और वो महात्मा उस रुके हुए व्यापारी को देख के पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्यों रुक गए आप, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? तो बोले भगवान तो मैं क्या करूं, आगे तो काफी अंधेरा है। तो बोले क्या हुआ, अंधेरा है तो ये जो दिया आपके हाथ में है, इसकी जो रोशनाई है उसमें आपको कितने दूरी का दिखाई दे रहा है? बोले मुझे 2 गज का दिखाई दे रहा है। तो बस आप 2 कदम चलिए, आप जैसे 2-2 कदम चलोगे ये रोशनी आपके साथ चलती जाएगी, अंधेरा ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। और उसने वही किया, 1 कदम बढ़ाया, रोशनी आगे चली, 1 कदम बढ़ाया, रोशनी आगे चली। आपको भी 1 कदम आगे बढ़ाना है। हमारे पंतप्रधान जी हमेशा कहते हैं इंडिया 1 कदम चलेगा तो मेरा देश 130 करोड़ कदम आगे चलेगा एक साथ। तो दोस्तों आपको यही करना है, आपको आज से पहला कदम डालना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए, सक्सेस के लिए तैयार हो जाइए। और इसी के साथ एक छोटा सा क्लिप मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो क्लिप आप देखिए कि समय क्या है, समय क्यों इंपॉर्टेंट है, और यदि आपने समय की कुशलता से प्रबंधित आप कर सकते हैं तो आपको क्या मिल सकता है। देखिए, मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। लाखों वर्ष पहले संसार में भीम सरत यानी डायनासोर जैसे अद्भुत जीवों का राज था, पर काल चक्र के साथ वो न चल पाए और आखिर उनका अंत हुआ। फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र मानव ने धरती को अपने वश में किया और शुरू हुई मुकाबले की एक ऐसी आंधी जिसने सभ्यताओं का उदय और अंत देखा। रोम की शान तो कहीं यूनान की विशाल शक्ति, कभी मुगल सल्तनत बुलंदियों तक पहुंची तो कभी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने ही सूरज को अपनी ही आंखों के सामने डूबते देखा। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं। पर समय पक्षपात नहीं करता। इन सभी सभ्यताओं, राजवंशों और साम्राज्यों ने जीतना तो सीख लिया, लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए
वो मेरे साथ बदले नहीं, और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और आज एक बार फिर समय बदल रहा है, ये बताने से पहले कि आने वाला कल कितना सुनहरा होगा, मैं आपसे 3 जरूरी प्रश्न पूछना चाहता हूं। 1, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं? 2, क्या आप हमेशा शिखर पर रहना चाहते हैं? देखिए, यह समय है, किसी का पक्षपात नहीं करता, और समय ने 3 सवाल आपके सामने रखे हैं। आखिरी 3 सवाल, क्या आप समय के साथ बदलना चाहते हैं? अरे बदलना ही चाहिए, क्योंकि टाइम बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो बदलना चाहिए। आप शिखर पर रहना चाहोगे जरूर, तो आपको समय के साथ चलना है। देखिए, कुछ सवाल जो हैं वो आए हैं, तो क्या पहले पढ़े, हार्ड सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो लोग सफल होते हैं वो कठिन कार्य पहले करते हैं, तो कठिन कार्य आपको पहले कर लेना है। वो क्यों? अगर कठिन कार्य आपने, अरे भाई, जो इजी है वो तो आपको इजीली आपको पता चल जाएगा, आपको उसमें ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो कठिन कार्य कर रहे हैं उसमें ज्यादा समय लगेगा, तो वो आप पहले पूरा कर लीजिए। अभी आपके पास समय है, तो आपको जो सब्जेक्ट कठिन लग रहे हैं आप उनको कवर कर लीजिए, और जो सिंपल है उनको बाद में कर लीजिए। तो ऐसे लोग जो हैं वो जल्दी सफल हो जाते हैं। हाउ टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन जो है तो वो क्यों आता है? सबसे पहले आप डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचिए कि ये क्यों आता है, इसके रीजन आप ढूंढिए कि आपको डिस्ट्रैक्शन क्यों हुआ, और फिर उसके ऊपर आप अमल कीजिएगा, तो आपको इससे भी आप उसको टाल सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। हाउ मच स्लीप। 7 से 8 घंटा, मैंने बताया है कि आपको 7 से 8 घंटा की नींद बहुत जरूरी है। कम से कम 7.5 घंटे से 8 घंटे आपको सोना ही है। इसीलिए मैंने अपने शेड्यूल के अंदर टाइमिंग दिया है, रात के 10 बजे से तो सुबह 6 बजे तक 8 घंटे का समय होता है। 10 से 12 2, और 12 से 6 घंटे, 8 घंटे का समय आपको मैंने दिया है, ये पर्याप्त होता है। और आप 8 घंटे की स्लीप लीजिए, तरोताजा होइए, और फिर से आप आगे अपने डेली के रूटीन के लिए जो मैंने रूटीन आपको दिया है आप उसको कीजिए। सिलेबस रिड्यूस होने वाला है, हाँ यस, सिलेबस जो है वो रिड्यूस होगा नहीं होगा, अभी इसके बारे में जो कॉन्क्रीट जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसी ही जानकारी आएगी हम ग्रुप के अंदर इसको जरूर शेयर करेंगे। हमारी एक नजर जो है वो सीबीएसई के सारे नोटिफिकेशन के ऊपर रहती है। आप दोस्तों बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपको स्कूल से मिले या ना मिले, लेकिन हमारे लेजेंडरी लेक्चर के जो ऐप हैं उसके जरिए आपको सब कुछ मुहैया कराया जाएगा। आपको जो भी चीज चाहिए आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सीधे हमारे लेजेंडरी लेक्चर्स की जो ऐप है उसके अंदर नंबर दिया हुआ है, आप रात में फोन कीजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। रात के 11 बजे कीजिए, रात के 12 बजे कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। और आपको आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में हम पूरी टीम, सारे प्रोफेसर्स, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, उदयपुर यूनिवर्सिटी से है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से है, मुंबई यूनिवर्सिटी से है, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से है, तो आप, और ये सारी लीजेंड है, इनकी 30-30, 35-35 साल की सर्विस है, ये टॉप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इनका बेनिफिट उठाइए, और जरूर आपका जो भी आपको कुछ पूछना है, जो भी आपकी डिफिकल्टीज है वो सॉल्व करने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। एग्जाम तक, एग्जामिनेशन तक हमारी टीम आपके साथ रहेगी। आपका जो ऐप का नाम है वो, अच्छा, ऐप का नाम जो है वो लेजेंडरी लेक्चर सीरीज है, और आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप जाइए, जैसे अभी वीडियो के अंदर भी बताया था, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए आप, और वहां से लेजेंडरी लेक्चर ऐप आप डाउनलोड कीजिए। उसमें कुछ फ्री एपिसोड दिए हुए हैं, वो फ्री एपिसोड आप देखिए। बड़ी बड़ी जाहिरातों के ऊपर मत जाइए, कुछ नहीं रखा है।
बड़ा बड़ा मैं इसका पढ़ता हूँ, मैं उसका पढ़ता हूँ, मेरा बच्चा तो 30,000 रुपए का लेके पढ़ता है। अरे भाई 30,000 का ले ले या फुकट में पढ़ ले, पढ़ना जरूरी है, समय होना जरूरी है। और पढ़ाने वाले कौन है ये भी तो देखिए, कौन पढ़ा रहा है, किस तरह से पढ़ा रहा है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये भी देखना है किसी कौन इसकी जाहिरात कर रहा है, कौन इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, इससे आपको क्या मतलब है कौन एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आपको तो ये देखना चाहिए कि इसका कंटेंट कैसा है। जो शीतल मैडम ने आपको, डॉक्टर शीतल मैडम ने आपको बताया कि पेंसिल के अंदर का कार्बन कैसा है, आउटर तो कुछ भी हो, कैसा भी दिखो, पेंसिल कैसे भी उखड़ बाखड़ हो, अंदर से अगर उसकी लिखावट अच्छी आ रही है, उसका कार्बन अच्छा है, तो इट्स अ वेल एंड गुड। तो अंदर से वो कैसा है, ये जो कंटेंट दिया है, जो सिलेबस दिया है, वो किस तरह से पढ़ाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। उसे कौन पढ़ा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये मायने नहीं रखता कि ये एडवर्टाइजमेंट है, ये या इसको किसी बड़े स्टार ने इसका एडवर्टाइजमेंट किया है, ये मायने नहीं रखता है। तो आप जरूर इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसका फायदा उठाइए। हमारे सारे प्रोफेसर आपके साथ में हैं। राइटिंग ज्यादा करे या रीडिंग, बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्या सवाल पूछा है एकदम, ये तो आज का टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बिल्कुल फिक्स बैठा है। अरे भाई सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, जैसे रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा। मैंने यही कहा, रीडिंग करते वक्त आप नोट्स निकालिए, आप पॉइंट्स लिखिए, बुलेट पॉइंट रहते हैं ना, जैसे अभी हमारे पीपीटी के अंदर बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर हमें एक्सप्लेन करते हैं तो हम समझ लेते हैं हमें क्या बोलना है। उसी तरह आपको समझ लेना है कि आपने क्या पढ़ा है, उसके बुलेट्स पॉइंट जो है वो आप निकाल लीजिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, आप एसोफेगस पढ़ रहे हो, स्टमक पढ़ रहे हो। अरे भाई एसोफेगस के अंदर क्या है, इट इज अ फूड पाइप, इट ओनली ट्रांसफर द फूड फ्रॉम माउथ कैविटी टू द स्टमक, देयर इज नो एनी डाइजेशन इन स्टमक। तो बस इतना लिख लीजिए, एसोफेगस फूड पाइप नो डाइजेशन, बस होगा। ये 4 लाइन आप लिख सकते हो। स्टमक, स्टमक के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। स्टमक के अंदर क्या है, हार्मोन है, सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, इट स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस विद डाइजेस्ट द प्रोटीन। बस, तो आपको सिर्फ 3 शब्द लिखने हैं, सिक्रेटिन हार्मोन का नाम आ गया, प्रोटीन डाइजेशन टाइम में होता है, प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, हो गया। हमारे लेजेंडरी लेक्चर सीरीज में सारे दिया हुआ है, आप इसको फॉलो कीजिए और बिल्कुल आप अपने लाइफ के अंदर सक्सेस पाइए। और भी कुछ सवाल हैं तो हम आपके सवाल का जवाब हमेशा देते रहेंगे, टाइम टू टाइम देते रहेंगे। और इसी के साथ मैं प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।